हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंजन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। आईसी इंजन्स का मेनली ये टॉपिक है। तो लेक्चर नंबर 6 है ये। अब तक हमने 5 लेक्चर्स इसमें बहुत शानदार तरीके से किए हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसकी थ्योरी इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जिस मेथड से हमें सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स वो भी देखने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं, इंजन परफॉर्मेंस बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब हम किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तभी इंजन परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आती हैं किस चीज़ की? इंजन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इंजन पैरामीटर्स की ऑपरेटिंग कर्व्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे ये पता लगेगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है इंजन की, वो जो हमने इनपुट एनर्जी दी है या जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ हो रही है उसके रिलेशन में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से हम इंजन परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इंटरनल कंबशन आईसी इंजन्स की बात करूँ तो आईसी इंजन्स जो हैं हमारे वो एक यूजफुल रेंज ऑफ स्पीड में ऑपरेट करते हैं। एक रेंज ऑफ स्पीड है, ओके, रेंज ऑफ स्पीड है जिसके अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, लोड किसे कहते हैं, क्योंकि एक ये पैरामीटर है यहाँ पर आईसी इंजन में कि लोड किसे कहते हैं। तो वो आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोड के बारे में। लोड के बारे में लिखिए। लोड का जो फॉर्मूला होता है वो है पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम यूजेबल पावर। ठीक है, तो लोड का फॉर्मूला आपको, ये भी एक पैरामीटर है हमारा। और जो परफॉर्मेंस है हमारी इंजन की, ये इन दोनों किस की इंटर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है? पावर डेवलप्ड, स्पीड, और एक होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, कि कितना आपका आउटपुट पावर है या कितनी पावर डेवलप्ड हो रही है पर केजी ऑफ फ्यूल सप्लाइड, है ना। रेट ऑफ फ्यूल जो हमारा सप्लाई हो रहा है उसके रेट में आपकी कितनी पावर डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो परफॉर्मेंस ये 3-4 पैरामीटर्स पे हमारी डिपेंड करने वाली है, ओके। तो हम इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले बात करूं किस किस चीज़ पे, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मैक्सिमम पावर पे, मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है। जो हमारा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी इंजन की, पावर से क्या कनेक्टेड है? पावर से कनेक्टेड है टॉर्क कनेक्टेड है। दूसरा जो हमारा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, BSFC, अभी हम सब अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इस पे डिपेंड करता है। और जो तीसरा जो है रिलायबिलिटी एंड ड्यूराबिलिटी, ये भी तो ऑफ द इंजन, ये भी तो एक तरह का आउटपुट पैरामीटर ही है ना। और क्या है, एक रेंज ऑफ ऑपरेशन दिया जाएगा कि इतनी रेंज में इसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी क्या है। मैक्सिमम पावर जो है एट पर्टिकुलर स्पीड, जो रेंज ऑफ स्पीड है, पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर और टॉर्क विद इन अ रेंज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। दूसरी बात हमें जो इसकी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देखना है कि जो रेंज ऑफ ऑपरेशन है। ये 3-4 पैरामीटर्स पे हमारी जो इंजन की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब ये चीज़ इसलिए बताई गई है कि हमें जो अगला ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा क्लियर हो कि किन किन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, जो भी हम शुरू कर रहे थे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है कि एवरेज प्रेशर है,
एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द कंबशन चैम्बर ड्यूरिंग कंबशन, जो एवरेज प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि प्रेशर हाई भी होता है, लो भी होता है, एक रेंज होती है प्रेशर की, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, एवरेज प्रेशर लेना है। ठीक है। दूसरी बात, हमने पीवी डायग्राम भी देखा, एक पावर लूप हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। ओके, पावर लूप है और ये देख सकते हैं, ठीक है, पावर लूप है, ये जो बनी है यहाँ पर ये, और ये पर ये क्या होती है, पंपिंग लूप होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि कुछ ना कुछ प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक एवरेज प्रेशर लेते हैं जिसका नाम होता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है। और जो एक्चुअली कंबशन ऑफ फ्यूल के दौरान जो प्रेशर पूरी रेंज डेवलप होती है ना, उसमें हमें एवरेज निकालना होता है। बेसिक से डेफिनेशन है इसकी। ऐसा भी बोल सकते हैं द एवरेज प्रेशर एक्टिंग ऑन अ पिस्टन ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ अ साइकिल। ओके, तो ये चीज़ थी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं इसका एक डायग्राम आपको बताना चाहूँगा कि कैसे डायग्राम से थोड़ी सी चीज़ की, डायग्राम जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं एक और अच्छे से डायग्राम आपको बताता हूँ इसमें। देखिए, स्क्रीन इसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मैं कर्व करूं, अगर मैं ऑटो साइकिल की ही बात कर लेता हूं, वन टू थ्री फोर, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होगा उस डायग्राम से क्योंकि वो एक्चुअल साइकिल थी। अब हम यहाँ पर जो थियोरेटिकल साइकिल बनती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रेशर एक, अब इसकी हमें एक एवरेज प्रेशर लेना होता है। ठीक है। ये तो हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला जो पहला स्ट्रोक है सक्शन है, फिर कंप्रेशन है, ठीक है, और फिर आपका पावर स्ट्रोक 3 से 4 है, 4 से 1 एग्जॉस्ट है। तो हमने यहाँ पर एक रेंज लेनी है। ओके, ये और एक ये नीचे, जैसा मैंने बनाया ही है उसमें डायग्राम, और ये जो है इसको बोलते हैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसे IMEP भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं इसका पूरा डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है कि इंडिकेटेड वर्क किसे कहते हैं, ये ठीक है, ये क्या है, इंडिकेटेड वर्क है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की, ये क्या होता है, VS स्वेप्ट वॉल्यूम, ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, इसे VC से डिनोट करते हैं, और ये टोटल क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। इसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये V1 है, ये V2 है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, V1 माइनस V2 भी रहेगी। ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ा है। तो जैसे मैं डायग्राम अब दोबारा से उसी पे जाता हूँ जो मैंने आपको समझाया है वहाँ पर। अब देख सकते हैं कि जो बाय डेफिनेशन वर्क क्या होता है कि एरिया जो हमने बनाया, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, वो वर्क डन है हमारा, वर्क डन। ठीक है। और वर्क डन में कैसे निकालेंगे, हेल्प कैसे लेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पावर जो है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, वर्क डन पर सेकंड होता है, वर्क डन पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली हमें पता है कि जो स्ट्रोक्स में डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पे डिपेंड करता है पावर। तो सबसे पहले हम वो जो बेसिक डेफिनेशन मैंने इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर की रखी है ना, उसको देख लेते हैं। बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है,
और इंडिकेटेड पीएम, ये पीएमई का मतलब क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, जो मैंने आपको बताया वहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ नेट वर्क डन ऑफ साइकिल, ये डब्ल्यू क्या है, नेट वर्क डन ऑफ साइकिल है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। नेट वर्क डन अपॉन जो इसकी VSI, जिसको हम V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं, ये क्या चीज है, ये है PI, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है। क्लियर हो गया मेरी बात। इसको दूसरे तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क डन वही होता है। तो मैं थोड़ा सा अभी इस चीज़ में नया हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये पेशेंस के लिए थैंक यू आपका। एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ डायग्राम। क्यों लेंथ का मतलब क्या है, वो जो मैंने अभी बताया डायग्राम, वो लेंथ में जो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, वो स्वेप्ट वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं एक्चुअल इंजन में, और जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच करते हैं हम सिलेंडर से, ठीक है। और एक स्प्रिंग कांस्टेंट को कंसीडर करके करते हैं, यानी कि इसमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत भी पड़ेगी, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो एरिया हमारा बनता है एक्चुअल साइकिल में इंडिकेटर में, उसे हम किससे मेजर करते हैं, ये भी बात नोट कर रहे हैं आप, प्लैनीमीटर से। किससे नोट करते हैं, प्लैनीमीटर से, प्लैनीमीटर से। ये डिवाइस, ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी एई में भी कई बार, कहीं एई के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस चीज़ से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जब हम एरिया जो हमने मेजर किया, जब हम उसे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देते हैं, वो क्या आ जाता है, हमारा एक मीन ऑर्डिनेट आ जाता है। मीन ऑर्डिनेट का मतलब, मीन ऑर्डिनेट का मतलब एक तरह से एवरेज आ जाता है, ठीक है। और वही चीज़ हमारी क्या होती है, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा डीप में आपको बताया, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा एक टॉपिक में, बट आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी बाय डेफिनेशन कि वर्क डन इक्वल्स टू PME इंटू VD, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। तो वर्क डन, अब ये देखो पावर कैसे आई है, ये भी आपको नोट करने वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन पर ऑपरेटिंग साइकिल टाइम्स मल्टीप्लाई किसे करना, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड की अगर मैं बात करूं, और ऑपरेटिंग साइकिल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं पर स्ट्रोक, ठीक है ना। तो ये चीज़ वही है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा डीप में देखें आगे, हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से वर्क क्या आएगा। इस फॉर्मूले में जो वर्क है, इसको NC को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, NS को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वर्क आ जाएगा। और पावर की जगह मैंने क्या लिखा, इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं वही लिख दूंगा जो मैंने अभी निकाला, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू VD, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है ना, ये स्वेप्ट वॉल्यूम, इक्वल्स टू IP इंटू NC अपॉन NS। अब ये NC क्या है, अब देखो NC क्या है ना, ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए एक होता है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर स्ट्रोक, ठीक है ना। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर स्ट्रोक, और जो कैपिटल NS है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड है। अगर आप इसे रेवोल्यूशन पर मिनट करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल N करके डिवाइडेड बाई यहाँ पर 60 कर दीजिए, तो वो एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। VD आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का बन रहा है। यहाँ से IP की वैल्यू VD को इधर मल्टीप्लाई कर दो, NS को इधर मल्टीप्लाई कर दो, NC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। NC की जो मैंने आपको बताया, ये जो NC की वैल्यू है, ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 2 है। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए जनरली आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा वो ये बनता है। फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है जो पावर का फॉर्मूला, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला PMEP, ठीक है, इनटू आपका क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम में आपने देखा होगा कि एरिया दिया होगा इनटू L दिया होगा, ये वॉल्यूम ही तो है जो VD नोट किया है हमने, है ना। और इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स के, ये मल्टीपल सिलेंडर्स के लिए भी हमने ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स 4 है, 6 है, 8 है, और इनटू
आपने देखा होगा या तो n होता होगा या n/2 होता होगा। n/2 किसके लिए? 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, और n किसके लिए है? 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो ये वही फॉर्मूला है, और यहाँ पर अगर मैं डिवाइडेड कर दूंगा किससे? 60 से, तो ये यहाँ पर आरपीएम होगा। अगर मैं 60 से डिवाइड नहीं करूँगा तो यहाँ पर NS लिखूंगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये जो छोटा NC है, ये क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसलिए इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम भी लगाया। और एक और डेफिनेशन बहुत शानदार सी मैंने इसमें लिखी है, आप देख सकते हैं। When we consider an imaginary constant pressure, वही जो मैंने अभी एक प्रेशर लाइन बनाई थी, such that we are able to attain the same work for the same change in volume like that of actual cycle। मतलब जो वर्क डन हमने उस साइकिल से आया ना, वो एक्चुअल साइकिल जितना ही लेना है। ओके, तो उस इमेजिनरी प्रेशर कांस्टेंट लाइन को मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल कहते हैं। मतलब ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन सेम रहना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही शानदार थी, तो इसको शायद आपको मतलब अच्छी लगे ये वाली। ठीक है, और द मीन इफेक्टिव प्रेशर इसको कहते हैं। तो शायद क्लियर हुआ होगा आपको ये जो भी टॉपिक था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पावर है इसको IP लिख दो, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर लिया है। क्लियर, ये K हमने नंबर ऑफ सिलेंडर्स को डिनोट किया है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम ब्रेक पावर को डिस्कस करते हैं। ब्रेक पावर, देखो एक तरह से बेसिकली ये पावर आउटपुट है। मतलब ये जो पावर आउटपुट कह लो, एक तरह से आउटपुट पावर कह लो। मतलब यहाँ पर हमने कितना प्रोड्यूस करा, फ्यूल जलाया, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कितनी पावर आउटपुट हुई है उससे मतलब है, उस चीज़ से हमें मतलब है। ओके, तो पावर आउटपुट ऑफ अ इंजन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ तो जो पावर आउटपुट है हमारी इंजन की, वो किसके हेल्प से हमें पता है कि वो ब्रेक डायनामोमीटर से हम नापते हैं, डायनामोमीटर बोलते हैं उसको, और इसी को हम बोलते हैं ब्रेक पावर। मतलब जो आउटपुट पावर हमें मिलती है इंजन से, उसे हम ब्रेक पावर बोलते हैं। पहली बात तो हमें ये समझ आएगी, इसको शाफ्ट पावर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर की, ये कौन सा प्रोपोर्शन है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का, जो कि एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल रहता है। बाकी का कहाँ चला गया? फ्रिक्शन में लॉस हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, बाकी सब चीज़ सेम रहने वाली है। यही जो डिफरेंस है, इसी को फ्रिक्शन, जो इंजन का फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, और जो सिलेंडर को फिल करने के लिए और खाली करने के लिए जो हमें प्रेशर चाहिए वो उस जगह पे चला जाता है। जैसे कि वाटर पंप, ऑयल पंप, जनरेटर को ड्राइव करने के लिए, तो इसको हम जो फ्रिक्शन में लॉस हुआ उसे हम फ्रिक्शनल लॉस बोलेंगे, जिसका डिफरेंस ये होगा, और प्लस पंपिंग लॉस, ये भी दोनों के दोनों मतलब एक ही बात है। मतलब ये एक तरह का लॉस हुआ, और इन दोनों का मतलब क्या होगा? IMEP इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर माइनस ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अगर मैं इंडिकेटेड पावर की बात करूं, जो हमने अभी डिस्कस भी की थी, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? इंडिकेटेड नेटवर्क पे डिपेंड करती है। और वो किस चीज़ का मेज़र है कि जो तो अगर मैं डेप्थ में बात करूँ तो जितना फोर्स डेवलप हो रहा है सिलेंडर पे, उस चीज़ का मेज़र है फोर्स डेवलप्ड विद इन अ सिलेंडर। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है कि जो रोटेशनल फोर्स हमारा डिलीवरी पॉइंट पे अवेलेबल है, क्योंकि हमें तो शाफ्ट पावर कह लो या डिलीवरी पॉइंट पे जो पावर डेवलप हो रही है उस पर हमारा ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, या ऐसा कह लो कि जो इंजन क्रैंक शाफ्ट पे, ड्राइव शाफ्ट पे पावर हमारे लिए अवेलेबल है, उस पर हमारा डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका नाम ब्रेक पावर है, शाफ्ट पावर है या डिलीवर्ड पावर है। ठीक है, इसको BP से डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाला हूँ कि डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे डील करेंगे, और मैं एक अच्छा सा डायग्राम भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोनी ब्रेक पावर मेजरमेंट के हेल्प से आपको बताने वाला हूँ कि इंजन वगैरह का डायग्राम आपको बताऊंगा यहाँ पर।
तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही डायग्राम बना लिया है। इसमें आपको ये जो है हमारे पास इंजन है, ओके, और हमारे पास ये जो है, इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको हम ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं, ओके। और ये हमारे पास फ्रिक्शन बैंड है, इसको लिख लीजिए आप, फ्रिक्शन बैंड अपने आप लिख लीजिए, फ्रिक्शन बैंड बोलते हैं इसको। और यहीं पर हमारी फ्लाई व्हील अटैच होती है, ठीक है। ये जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू दिख रहा है, ये फ्रिक्शन एडजस्टमेंट है कि फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम फोर्स F लगा रहे हैं। और ये हमारा स्केल है, स्केल है ये, ओके। और ये क्या है, प्रोनी ब्रेक है, ओके। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं यहाँ पर, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसका रेडियस R है, ये जो R है इसका, ये जो रेडियस है ये R है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा इसमें कि जो टॉर्क की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो टॉर्क रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं स्मॉल f है। यहाँ फ्रिक्शन बैंड में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, स्मॉल f है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो फोर्स की वैल्यू होगी अपनी, टॉर्क की वैल्यू सॉरी, वो क्या होगी, फोर्स इनटू स्मॉल r, ठीक है। और यही वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R इंटू एफ, क्योंकि इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये जो यहाँ पर टॉर्क, ये जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, रेजिस्टिंग या फ्रिक्शनल टॉर्क जो डेवलप हो रहा है, उसको बैलेंस कौन करेगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की है इसमें। अब मैं अगर बात करूँ पर रेवोल्यूशन, वर्क डन पर रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो वर्क डन ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ वर्क डन पर रेवोल्यूशन की, ठीक है, वो डिस्टेंस इनटू फोर्स होगा। तो अगर मैं आप वो जो फ्रिक्शनल बैंड का देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा उसका, एक रेवोल्यूशन की बात करें 2 पाई r होगा, उसका जो पट्टा है, वो जो बैंड है, वो 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनटू फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, F है। अब F इंटू R आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसकी वैल्यू, F इंटू R की यहाँ से देख सकते हैं, वो क्या होगा, कैपिटल R इंटू F हो जाएगा, यानी कि आपने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया इस चीज़ से, 2 पाई इंटू R इंटू F, ये वर्क डन पर रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमें पावर अगर निकालनी होगी, पावर, अगर मैं पावर की बात करूं, पावर की बात करूं, वो होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। और ये कैसे आएगा, वर्क डन आप निकाल चुके हो पर रेवोल्यूशन, वर्क डन इन रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन 2 पाई R इंटू एफ, है ना, ये क्या है, वर्क डन पर रेवोल्यूशन है। और मैं अगर इसको NS से डिवाइड कर, NS से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड है, और ये क्या है, पर रेवोल्यूशन है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पावर आ जाएगी। इसको और अच्छे से लिखना है, 2 पाई R इंटू एफ इंटू RPM डिवाइडेड बाय 60, क्लियर। ये N क्या है, कैपिटल N क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट है ड्राइव शाफ्ट के। अब R इंटू एफ को आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क भी लिख सकते हैं, है ना, टॉर्क भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर T भी लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, हमारा ब्रेक पावर आएगा। ये बात समझने वाली थी। और जो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। इसको आप टॉर्क लिख दीजिए। तो साथ साथ नोट्स बनाइए, तभी काम चलेगा। ऐसे तो मतलब फ़ायदा नहीं है करने का, साथ साथ नोट्स बनाने में फ़ायदा है। और अच्छा, एक और बात है, जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट, ये जो कैपिटल आर है ना, उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, और जो मेजर्ड फोर्स है वो कैपिटल एफ है, ठीक है। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट को हमने टॉर्क ऑफ द इंजन कहा, जो कि जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर में।
अच्छा, जो टॉर्क होता है वो यूनिफॉर्म और फ्लक्चुएटिंग टर्निंग मोमेंट कहते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं, जो कि जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था ना एक्सिस ऑफ रोटेशन में, आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया, हाँ, यहाँ पर जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में टेंजेंशियल फोर्स हमारा लग रहा था, ओके, यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स हमारा लग रहा था, ओके, यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था F, उसकी वजह से जो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट बोल सकते हैं इनटू R, ठीक है ना, तो वो चीज़ आई है हमारा टॉर्क की पर, ठीक है। और यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल दी, तो ये BP की वैल्यू हमने निकाल दी, जो F इंटू R को हमने क्या लिख दिया, टॉर्क लिख दिया, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्लियर। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बस वो जो फ्रिक्शनल, अगर मैं इसमें और अच्छे से डिटेल करूं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अगर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है ना, उसकी वैल्यू क्या बताई, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर प्लस फ्रिक्शनल मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो इन दोनों के डिफरेंस को मैंने बता दिया, ठीक है। आईपी में जो आपने आईपी लिखना है, उसमें जो मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर लिखना है, इनटू वही चीज़ L इंटू ए इंटू एन इंटू के, अगर मैं 2 स्ट्रोक इंजन की बात करूँ, डिवाइडेड बाय 6। अगर बीपी की बात करेंगे, हम बीपी निकालना होगा, तो इसकी जगह पे क्या होगा, वो मैं पूरा नहीं लिख रहा, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से मैकेनिकल एफिशिएंसी की मैं बात करूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी की, तो वो भी देख लेते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी जिसका फॉर्मूला होगा, जो आउटपुट है बीपी डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, जो एक्चुअली पावर डेवलप हो रही है, ये इतनी डेवलप कंबशन चैम्बर में हुई है, ऐसा भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को हमने क्या बोल दिया, मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसके हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमने ब्रेक पावर को बहुत अच्छे से बता दिया, इन दोनों के डिफरेंस को भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है क्या चीज़, पहले तो आप ये समझिए इस चीज़ को। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसको थोड़ा सा इसके कलर को मैं कर देता हूँ, हाँ जी। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो क्या है, मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सक्शन एंड द एग्जॉस्ट प्रोसेस ऑफ द इंजन। मतलब किस चीज़ की इफेक्टिवनेस, जो जितना अच्छे से सक होगा और जितना अच्छे से एग्जॉस्ट होगा, उतनी अच्छी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस को डिफाइन करा हमने इसमें। ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, किस चीज़ का रेशियो है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड पर साइकिल पर सिलेंडर। मतलब चलो पर सिलेंडर की तो बाद में बात करेंगे, पर साइकिल की बात करेंगे। पर साइकिल कितनी वॉल्यूम एयर सक हुई है, डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमारी होनी चाहिए थी और जितनी एक्चुअली सक हुई है। होनी तो इतनी चाहिए थी लेकिन थोड़ी सी कम होती है, उसे बोलते हैं हम सक्शन लॉस बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जॉस्ट पूरी गैसेस निकल नहीं पाती हैं, तो इसके कारण से हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% नहीं होती, लगभग 80% तक होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जैसे मैंने बताया, मास ऑफ एयर सक्ड, मास के डिफाइन में भी कर सकते हैं, मास ऑफ एयर सक्ड पर साइकिल अपॉन मास ऑफ एयर ऑक्यूपाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम में जितना मास ऑक्यूपाई होना था डिवाइड बाय एक्चुअली में जितना मास सक्ड हुआ है। तो मास ऑफ एयर सक्ड को हम पर टाइम के हिसाब से MA, मास ऑफ एयर, ऊपर इसके डॉट का मतलब है रेट है ये चीज़, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, मास ऑफ एयर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं, डेंसिटी तो रो ए है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये है, लेकिन पर सेकंड अगर मुझे निकालना होता है तो ये मैं पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं
अगर ये ऑब्वियसली पर मिनट है, सॉरी, क्योंकि पर मिनट, क्योंकि यहाँ पर आरपीएम है। अगर मैं यहाँ पर एनएस लिखूंगा, आरपीएस लिखूंगा, तब ये पर सेकंड हुआ। तो ये भी क्या है, मास ऑफ एयर सक्ड पर साइकिल है ना। तो पर मिनट के हिसाब से निकाला है, ये भी पर मिनट के हिसाब से निकाला है, अगर मैंने यहाँ पर एन लिखा है, कैपिटल एन लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम की तरह काउंट होता है, एन जो होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की इसके साथ इधर, तो ये चीज़ आ जाएगी, मास ऑफ एयर हमने निकाल दिया। अब ये चीज़ जो है वीएस आप देख सकते हैं, वीएस आप देख सकते हैं कि वीएस की वैल्यू क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक है। एरिया को सिलेंडर का क्या आ जाएगा, π/4 d² हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये टू स्ट्रोक इंजन के लिए n लेते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए n/2 लेते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे से, है ना। और ये रो ए हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को मास ऑफ फ्यूल निकालना है, कितना मास ऑफ फ्यूल जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे टोटल कितना एनर्जी हमने जलाने में निकली है, अगर वो निकालना तो मास ऑफ फ्यूल चाहिए ना। उसके बाद मैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो एनर्जी रिलीज आ जाएगी हमारे पास। वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हम अगले टर्म पढ़ने वाले हैं वो थर्मल एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। तो ये MA, देखो ये बेसिकली क्या है, ये मास, रेट ऑफ मास ऑफ फ्यूल है, चाहे इसे पर सेकेंड में ले लो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ फिर सेम आएगी, ठीक है। ये कितना फ्यूल और एयर का रेशियो हमने यूज़ करना है, लीन में कितना रेशियो है वो उस पर डिपेंड करता है, वो स्टार्टिंग में है, एंड में है, ठीक है, पावर स्ट्रोक में है, चढ़ाई पे है, ढलान पे है, ये इसके रेशियो पे डिपेंड करता है, ये गिवन रहता है ये रेशियो। तो इसको हम मास ऑफ एयर से यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ से MF निकाल देंगे ना, क्लियर। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब देखो ये चीज़ समझने वाली है। अब ये इतना, अब आप सोचेंगे यार ये कहाँ से इतना सारा आ गया, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने निकाली ना अभी यहाँ से, बीपी की वैल्यू अब हम निकालने वाले हैं। बीपी की वैल्यू अब देखो क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले निकाल के आपको बताता हूँ। ये जो डायरेक्ट लिख दिया है इसको थर्मल एफिशिएंसी के हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको थर्मल एफिशिएंसी का पता होना चाहिए। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मतलब ये भी दो होती हैं, IP अपॉन जो मास ऑफ फ्यूल बर्न किया है इंटू आपका क्या हो, कैलोरीफिक वैल्यू, हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, कहीं की जगह पे इस पर HV भी लिखा होता है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल दी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो वो सेम ही रहेगा, BP अपॉन MF इंटू CV रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एफिशिएंसी की, या यहाँ से अगर मैं IP निकालना चाहूँ, IP अगर यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा समझने का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो थर्मल इंटू MF इंटू CV, ऐसा ही है। और अभी हमने यहाँ पर अगर मुझे BP निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ये थर्मल एफिशिएंसी अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। MF की वैल्यू देखो यहाँ पर रख सकते हैं हम, ये देखो ये MA की वैल्यू है, ठीक है। MA की वैल्यू यही तो आई थी, तो MF की वैल्यू क्या आएगी, इसके साथ मैंने F इंटू A की मल्टीप्लाई कर दी। देखो ये MA की वैल्यू थी, यहाँ से देख सकते हो ये MA की वैल्यू थी और ये F अपॉन A की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारे पास MF आ गया, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये सब चीज़ जो आई है करके वो BP की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और ये मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे आ गई है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ से तो आपने IP निकाला ना, ये IP निकाला, तो बेसिकली आपने BP अपॉन, अगर मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार करके, BP अपॉन IP बराबर मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो BP की वैल्यू क्या आएगी, IP के साथ मैकेनिकल एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दी,
तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना, बेसिकली बीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो आईपी की वैल्यू है वो मैंने अभी आपको निकाल के ही दिखा दी, ये जो चीज़ है। एमएफ की वैल्यू आपने रख दी, थर्मल एफिशिएंसी रख दी आपने, क्लियर। तो वहाँ से ये टोटल चीज़ अब आपने बड़े आराम से आप समझ गए होंगे, एक बार खुद हाथ से करके देखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इस चीज़ को। तो यहाँ से जो बीपी की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, सब चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बहुत आसान है कि तीनों एफिशिएंसी जो है ना, इसलिए बताया गया है ये इंडिकेट, ये तीनों एक साथ आती है, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर आती है, इनटू इसको स्ट्रोक वॉल्यूम लिख दो चाहे, इनटू ये एन होता है, ठीक है। एन, अब ये एन लिखा होता है कहीं कहीं जगह पे के लिखा होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, इंटू एन बाय 2 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, या और एन भी लिख सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, इंटू एफ बाय ए, इंटू इसकी एच वी या कैलोरीफिक वैल्यू, बस ये भी किया है। देखो अगर रटोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ से हमें एक बात पता लग जाती है कि ये जो हमारी बीपी की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, रो ए पे डिपेंड करती है। मतलब इसका मतलब है जो पावर डेवलप होती है वो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे अगर हम डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है, पावर आउटपुट भी हमारी कम हो जाती है। अगर मैं हाई एल्टीट्यूड्स की बात करूं, हमें ये बात पता है कि डेंसिटी कम हो जाती है ऊपर जाके, तो पावर आउटपुट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप ऊपर की हिल स्टेशन पे जाए तो सुपर चार्जर हम यूज़ करते हैं जो कि कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करता है, बेसिकली उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है, सो दैट कि इसकी इंजन के जो पैरामीटर्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ जाएं, इसके जो इंजन के पैरामीटर्स कह लो या परफॉर्मेंस कह लो वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। हमने एक और बात देखी कि जो पावर आउटपुट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली ब्रीथिंग कैपेसिटी या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। बीपी आप देख लो, ये चीज़ ये क्यों बताया गया है पूरा का पूरा प्रूफ, जो इतना नहीं तो इसको डायरेक्ट भी रख लेते। हमने देखा है कि ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है, इसको ब्रीथिंग कैपेसिटी भी बोला जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे मैंने बताया लगभग 80% के लगभग होता है। और वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है हमारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। जो हमारे पोर्ट डिज़ाइन है, एयर फ्यूल का जो रेशियो है ऑब्वियसली ये तो हमने देख ही लिया है, और सीवी पे डिपेंड करता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई घबराने वाला काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपने निकाला था वो देखो किस पे, मास ऑफ एयर सक्ड, डेंसिटी ऑफ एयर, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, ये कंप्रेशन रेशियो पे, वाल्व टाइमिंग पे, कब आपने सक्शन की प्रोसेस शुरू करी है, कब आपका कंप्रेशन शुरू है, जो एक्चुअल डायग्राम है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी यहाँ से। अच्छा, एक जो इसमें लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिस्कस द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंजन। ये बेसिकली क्या है ना कि कितना आपका फ्यूल, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की, इसे आप दोनों इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर बेसिस दोनों के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, फ्यूल कंजम्पशन है एक तरह का। अगर मैं ISFC की बात करूँ ना, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की, अगर देसी सी भाषा में बात करूँ, कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट इंडिकेटेड पावर, कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कितने केजी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और पर पावर का अगर मैं बात करूँ, इसी तरह से दोनों चीज़ में, इंडिकेटेड में ये MF/IP आ जाता है, BSFC में MF/BP आ जाता है। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या है, केजी पर किलोवाट आवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला IEP तो ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एरिया ऑफ डायग्राम, बट इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो ISFC है ये कैसे आया। ठीक है, ISFC मैंने क्या बताया, मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय कितनी पावर डेवलप हुई, IP। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, अब इसकी जो यूनिट होती है वो केजी पर मिनट कर लेते हैं, चलो अभी के लिए जो हमने, क्योंकि अभी मिनट में कर रहे थे, सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है पावर की यूनिट क्या होती है, वाट में होती है ना, लेकिन यहाँ पर हम किस में रखेंगे, किलोवाट में रखेंगे। ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई घबराने वाला काम नहीं है, ठीक है। अब ये देखो क्या है,
अब इस मिनट को किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सॉरी 60 से, अगर मुझे मिनट को आवर में बदलना है 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली टाइम की यूनिट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी अपॉन मिनट इंटू किलोवाट। इसे डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आवर बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी यूनिट, यानी कि जो हमारी मोटी मोटी यूनिट है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, केजी पर किलोवाट आवर है। ठीक है, और ये जो एमएफ की पूरी जो बिंदी बनी होती है ना, पर रेट है ये इसका। तो लेक्चर में काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं, और थोड़ा पहला लेक्चर था मेरा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा, थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना, और थैंक यू वेरी मच।